बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है, आप बात समझने की कोशिश करना। नाम से क्या पता चल रहा है आपको? फाइनेंस की मैनेजमेंट। फाइनेंस मतलब व्हाट? फंड, पैसा, उसकी मैनेजमेंट। अब एक बात बताओ, क्या ये काम हम अपने घर में नहीं करते? करते हैं। आपके फादर प्लान करते हैं कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, बच्चे पास होंगे, फिर इंटर की फीस भरनी है तो उसके लिए पैसे का अरेंजमेंट करके चले। हाँ, होता है या नहीं होता, ये बताइए। ऐसा होता है? आपके घर में कोई गाड़ी परचेज करते हैं जब आप, या बाइक परचेज करते हैं, वॉट एवर इस तरह के सामान परचेज करते हैं, या रेगुलर खाने पीने के खर्चे होते हैं, एजुकेशन के खर्चे होते हैं, तो क्या हम प्लान नहीं करते? प्लान करते हैं। बस बेटे, कंपनी में ये जो प्लान होता है ना, ये ब्रॉड लेवल पे होता है। हम अपने घरों में महीने का खर्चा कितना करते होंगे? 30,000, 40,000, 50,000, 20,000, यही सब चलता होगा। कितना ही होता है। एक सोच के देखो, एक कंपनी है, उसकी टर्नओवर है 10,000 करोड़ रुपए। मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी टर्नओवर है 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़। सोच के देखो, अगर ऐसी कंपनी लोन लेगी तो कितने का लेगी? अगर लोन की जरूरत पड़ी, कितने का लोन लेगी? 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, या 1,000 करोड़ का? 1,000 करोड़ का। ठीक है। अब उसको मार्केट से फंड उठाने हैं, उसको पैसा चाहिए। सोच के देखो, 1,000 करोड़ रुपए उठाने हैं, 500 करोड़, 1,000 करोड़ उठाने हैं, और उस पैसे को कहीं लगाना है। प्लस दो बातें हो गई, प्रोक्योरमेंट फंड और इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योर मतलब पैसे को उठाना, और यूटिलाइजेशन मतलब उसको इन्वेस्ट करना। ठीक है। तो इसका मतलब एक कंपनी के कितने मुद्दे हो गए? पैसे को उठाना और उसको इन्वेस्ट करना। तो इससे संबंधित हमारे चैप्टर हैं कि उठाते वक्त हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी। पहला मुद्दा क्या देखेंगे पैसा उठाते हुए? एक आम आदमी जब उधार लेता है, होम लोन लेता है या कोई भी लोन लेता है, वो 4 बैंक से रेट पता करता है पहले। आईसीआई क्या रेट चल रहा है, एसबीआई का क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, करता है या नहीं करता? ठीक है। 4 बैंक से रेट पता करता है, तब जाके लोन लेता है। आपको ये सिखाया जाएगा एफएम के अंदर कि जब एक कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, इन जनरल आप जानते हैं वो डिवेंचर इशू करती है, वो शेयर इशू करती है, शेयर में भी इक्विटी इशू करती है, प्रेफरेंस इशू करती है, या इंटरनल जो रिजर्व होते हैं उनके पास, उसी को यूज कर लेती है। कुछ ऐसा होता है। एफएम के आप अंदर आप ब्रॉड लेवल पे पढ़ोगे कि अगर किसी कंपनी को फॉरेन से लोन उठाना है, फॉरेन से पैसा उठाना है, तो क्या करे? उसके लिए एडीआर, जीडीआर, उन सब की भी जरूरत पड़ती है। थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में हल्का फुल्का अगर आइडिया हो तो। ठीक है। तो कुल मिला के एफएम के पहले तो 2 मेन मुद्दे हैं। प्रोक्योरमेंट कहां से करें, जहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम आए। दूसरा, उठा तो लिया, अब उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, उसके लिए अलग चैप्टर है। फिर उठाने के भी कहां कहां से उठा सकते हैं। आज तक तो आपको ट्रेडिशनल पता है, शेयर से और डिवेंचर से या लोन से, लेकिन आप इसके अंदर और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे कि आप इन इनसे पैसा उठा सकते हो। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, नो डाउट। टैक्स के कंपैरिजन में प्रैक्टिकली सीए के स्टूडेंट इसको यूज नहीं करते, लेकिन जो लोग फाइनेंस की लाइन में जाते हैं वो इसको 100% यूटिलाइज करते हैं। अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। उसके बाद एक कंपनी की टर्नओवर बहुत ज्यादा है तो उसको ये भी देखना पड़ता है कि अगले महीने मैंने इतनी पेमेंट करनी है,
इतने पैसे आएंगे, वो सब मैनेज करके चलते हैं। हम घरों में तो करते हैं ये सब। एक रेगुलर मैनेजमेंट हो गई, और एक क्या हो गई, फंड उठाना और इन्वेस्ट करना। क्या हम रेगुलर तौर पे ऐसा करते हैं कि हम फंड उठाएं और इन्वेस्ट करें? रेगुलरली तो नहीं करते ना। रेगुलर फाइनेंस मैनेजमेंट एक अलग चीज है, उसके लिए बजट बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने घर में बजट बनाते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, जब शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, मतलब फंड उठाते हैं एक लार्ज उसमें, और उसको आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो रेगुलर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो कंपनी में होती ही होती है, ठीक है। लेकिन फंड उठाना और उसको इन्वेस्ट करना पे क्या क्या चीजों को देखना चाहिए, वो सब चीजें क्या है, वो कभी कभार की घटना है। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर उठा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? सबसे पहले तो कैपिटल क्या है, सबसे पहले तो कैपिटल क्या है, कॉस्ट तो बात की बात है। बताओ सर, कैपिटल क्या है, बताइए क्या है कैपिटल? क्या इक्विटी से जब आप पैसा उठाते हो तो क्या वो कैपिटल है? नॉर्मली हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हम प्रेफरेंस से उठाते हैं तो क्या वो कैपिटल है? कैपिटल है। जब हम रिजर्व यूज करते हैं इंटरनल, ये रिजर्व किसके होते हैं? ये इक्विटी वालों के ही होते हैं, ये पता है आप लोगों को। इन रिजर्व का मालिक कौन होता है? इक्विटी। इक्विटी, तो क्या ये कैपिटल है? यस। मेरा अगला क्वेश्चन, क्या बॉन्ड से पैसा उठाना, डिबेंचर से पैसा उठाना या लोन लेना कैपिटल है? बोलिए, क्या ये कैपिटल है? चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ व्हाट। पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल। क्या डिबेंचर से पैसा उठाना, देखो बड़ा अपना बिल्कुल माइंड क्लियर करो कि जो पढ़ रहे हैं पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हो, और सीख के जाओ कुछ। मैं बिल्कुल सिंपल टॉपिक उठा रहा हूं। मैंने क्या बात की आज? मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि एक कंपनी मार्केट से पैसा उठाने जा रही है, वो किससे उठाए? इक्विटी इशू करे, या डिवेंचर इशू करे, या प्रेफरेंस इशू करे, या इंटरनल रिजर्व से उठाए? सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जिस सोर्स से हमारी कॉस्ट सबसे कम होगी, हम अपना लोन कहां से, यानी पैसा कहां से उठाएंगे? उस सोर्स से। लेकिन मुद्दे की बात यह है, क्योंकि वर्ड यूज हुआ है कैपिटल, तो मुझे ये बताइए कि जो कैपिटल है उसका मीनिंग क्या है? क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके आगे तो कैपिटल वर्ड यूज होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे बोलते हैं हम, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा वर्ड यूज करते हैं। रिजर्व तो इक्विटी का पार्ट ही है, कुछ अलग नहीं है। बेशक उसको अलग लिखा हुआ है, वो है इक्विटी का पार्ट ही। लेकिन डिबेंचर को क्या हम कैपिटल बोलेंगे? अगर आप कहते हैं नहीं, मैं यहां से काट दूंगा और हम टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, अगर आप कहते हैं यस डिबेंचर इज कैपिटल, बॉन्ड डिबेंचर या लोन इंटरेस्ट जिस पे जाता है, क्या वो उसे हम कैपिटल बोल सकते हैं? आंसर इज यस। सर लेकिन अकाउंट्स में तो हम उसे कैपिटल नहीं बोलते। बेटे क्या मैं अकाउंट्स का टीचर हूं? सर लेकिन ये तो गलत बात हुई ना, कैपिटल तो कैपिटल रहेगी, चाहे आप अकाउंट्स के टीचर हो चाहे आप एफएम के टीचर हो। क्या फर्क पड़ता है बेटे? नजरिए का फर्क है, नजरिए का फर्क है। एफएम क्या बोलता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अपने स्टूडेंट्स को किस नजरिए से देखना पसंद करूंगा? कि वो अच्छा पढ़ता हो, होमवर्क करता हो, और लड़ाई झगड़ा ना करता हो। हाँ या ना? ठीक है, बात समझ में आई? होमवर्क करता हो, टाइम पर डिसिप्लिन में रहता हो,
लड़ाई झगड़ा ना करता हो, मैं तो उस नजर से देखूंगा। मेरा तो और कोई मतलब नहीं है ना, वो क्या सेटिंग करता है क्या चैटिंग करता है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस यहां कंट्रोल में रहे, बाहर क्या करता है मेरा मतलब है नहीं है। मान लो मैंने किसी को देख लिया किसी के साथ, क्या मेरा कोई मुद्दा है? मेरा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात करते हैं, उसी लड़के को, उसी लड़के को जब उसके पेरेंट्स देखते हैं, उनका नजरिया क्या होता है? अलग होता है। पेरेंट्स क्या बोलेंगे? बच्चा पढ़े लिखे, यानी उनके मेरे विचार हमें मिलते हैं, लेकिन वो क्या चाहेंगे कि ये सेटिंग सेटिंग के चक्कर में भी ना पड़े, बिल्कुल आदर्शवादी रहे, क्योंकि मेरे को लगता है आज की दौर में थोड़ा सा मुश्किल है। वो आदर्शवादी रहे, हमारे माता पिता भी यही एक्सपेक्ट करते थे, पेरेंट्स भी यही एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ भाई अनूप मोदी बिल्कुल आदर्शवादी रहे। मैं रहा नहीं रहा वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। तीसरा नजरिया देखो, आपकी गर्लफ्रेंड किस नजर से देखेगी आपको? कि वो अच्छे से होमवर्क करे, अच्छे से पढ़े लिखे, हाँ, वो ये उस नजर से देखेगी कि बाइक है या नहीं, हाँ है ना, मूवी दिखा सकता है या नहीं। ठीक है, अब आपको लड़की वाले देखने आए या लड़के वाले देखने आए, वो किस तरह से देखेंगे? क्या इसने होमवर्क पूरा किया था? क्या देखेंगे? कितने कमाते हैं, कितना कमाता है? अलग अलग मुद्दे हैं सर, अलग अलग मुद्दे हैं। ठीक है, जब मैं लड़की देखने गया था तो जैसे ही पता चला भाई सीए है और मैंने अपनी इनकम बताई, तुरंत शहनाई बज उठी। ठीक है, तो अलग अलग मुद्दे हैं सर। अब अकाउंट्स का नजरिया क्या होता है बेटे, अब समझने की कोशिश करना। मैं एफएम का टीचर हूं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। आप समझो मेरी बात को, यहाँ टीचर की बात नहीं हो रही है, आप किस लिए टीचर हो, मुद्दे की बात हो रही है। मुद्दा बेटे ये है एफएम का कि आपको पैसा उठाना है, वो हर सोर्स जिससे आप पैसा उठा सकते हो, एफएम की नजर में वो हर सोर्स कैपिटल है। का एक कॉमन नाम रख दिया गया कैपिटल। आप उसको पूंजी की तरह मत देखो, आप उसे उस अकाउंट्स के नजरिए से मत देखो। किस नजरिए से देखना पड़ेगा? कि हमें तो पैसा उठाना है मार्केट से, और हमारे पास पैसा उठाने के लिए क्या क्या सोर्स है? हम इक्विटी इशू करें पैसा उठा ले, हम डिवेंचर इशू करें पैसा उठा ले, वो हर सोर्स जिससे हम पैसा उठा सकते हैं, इवन लॉन्ग टर्म लोन भी एक कैपिटल है। यहां पूरी एफएम के अंदर जब भी मैं कैपिटल वर्ड यूज करूंगा तो गलती से भी ये मत सोच लेना कि वो अकाउंट्स वाला इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। वहां कैपिटल का मतलब था मालिक का पैसा, वहां कैपिटल वर्ड यूज किया गया था ताकि मालिक के पैसे को और बाकियों के पैसे को अलग किया जा सके। ये कहता है हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे पैसा मालिक का हो, चाहे पैसा लोन का हो, आया ना, बात खत्म, वो कैपिटल है। समझ गए? अब बताओ, बॉन्ड डिबेंचर या लोन कैपिटल है? यस, यस, वो कैपिटल है। आप कैपिटल वर्ड से एक बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, पूरी एफएम के लिए ये कैपिटल है। ये नहीं कहना केवल इस चैप्टर के लिए मैं कैपिटल वर्ड में ऐसा यूज करूंगा। एफएम का नजरिया ही पैसे उठाने को कैपिटल कहते हैं, बात खत्म। यहाँ मालिकों के फंड से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ केवल फंड से मतलब है बस, उसका नाम है कैपिटल। वो आपका नजरिया है कि आप इक्विटी को अलग नजरिए से देखते हो, अकाउंट्स की भाषा में कहते हो मालिकों का पैसा है, ये उसका पैसा है, उसका पैसा है। वो ये तो क्या बोलते हैं, पैसा तो पैसा है, पैसा तो पैसा है।
बात समझ गए? मालिकों वालियों कुछ नहीं, पैसा उठाना है बस। ठीक है, पहला नजरिया समझ में आ गया। अब मुद्दा क्या आएगा अगला, कि किस पैसे की कॉस्ट हमें कम से कम पड़ेगी, किस पैसे की कॉस्ट हमें कम से कम पड़ेगी। ठीक है, आइए सबसे पहले आज हम सीखते हैं इसकी कॉस्ट निकालना। किसकी? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। उसके बाद इसका नंबर लगाऊंगा, उसके बाद इसका, और इसका तो लगभग इंटरकनेक्टेड है क्योंकि ये पैसा इन्हीं का ही होता है। जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी फंड होते हैं, वो उसका वास्तव में मालिक कौन होता है? इक्विटी। तो आइए फर्स्ट टॉपिक उठाएं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर, डिवेंचर दो तरह के होते हैं, इररिडीमेबल और रिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, तो फर्स्ट मैं पढ़ाऊंगा इररिडीमेबल। आइए, के डी इज इक्वल टू के डी, स्मॉल में डी। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? सर इस दुनिया में कोई फॉर्मूला नाम की चीज होती है क्या? मैंने कहा नहीं होती। कहते हैं बस सर वही सोच के पढ़ाना। मैंने कहा ठीक है, आई 1 - टी अपॉन में एन पी इंटू में 100। नोट करना चाहें तो कर लीजिए, और बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप साथ साथ नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा। मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूं बेटे, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर। इररिडीमेबल डिवेंचर, के डी इज इक्वल टू आई 1 - टी अपॉन में एन पी इंटू 100। पहले लिख लीजिए, बाद में डिस्कस करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। अब क्या है के डी? के, ये डी इसके स्मॉल में है नीचे। के डी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, आई इंटरेस्ट, टी टैक्स रेट, एनपी। अरे वाह क्या बात है, कैसे पता चला? बीकॉम में पढ़ा हुआ है, बीकॉम में आया था बस। बेटे जो बच्चा इंटरमीडिएट पढ़ लेगा, आधी बीकॉम तो, आधी क्या, 70 से 80% बीकॉम खत्म, पूरी लगभग पूरी बीकॉम खत्म। यहाँ बहुत एडवांस लेवल पे है, और बड़े आसान तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक एक चीज समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस घर जाके क्वेश्चन आपने करने हैं, इतनी शॉर्टी मुझे आप दोगे। बोला ऐसा कभी नहीं होगा कि समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। वो अलग बात है कि आप लोग गलती करते हैं कि घर जाके होमवर्क नहीं करते और नालायक बंदी करते हैं। नेट प्रोसीड्स, नोट कर लिया? चलो बेटे, अब नोट वोट की बात तो हो गई खत्म। अब मैं करता हूं मुद्दे की बात। बेटे मेरा पर्स मेरी जेब में नहीं है, कोई बच्चा मुझे 100 का नोट दे सकता है? मैं पक्का पक्का वापस कर दूंगा बेटे उसे। और एक 10 रुपये का नोट चाहिए, 2 नोट चाहिए, 500 का नहीं चलेगा, 100 का। 10 रुपये का वहां से ले लो, 100 का एक नोट हो तो दे दो यार। बस बस बस, हो गया काम, हो गया। हाँ जी बेटे, बड़े ध्यान सुनना। पैसे का खेल है तो पैसा हाथ में ना हो तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने का, है ना? बड़े ध्यान सुनो बेटे, मैं कंपनी हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते हैं। मैं कंपनी हूं, मुझे मार्केट से पैसा उठाना है।
और डिवेंचर के थ्रू उठाना है। ठीक है, कंपनी जब डिवेंचर इशू करती होगी बेटे, तो जरा प्रैक्टिकल सोच के देखो कि
हाँ बेटे 11.34। बोलो बेटे, बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा आराम से दूसरे क्वेश्चन में आंसर दे दो। ये डिबेंचर 100 के 110 के इशू किए होते, बताओ बेटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब तो बता दो, 100 बटे 10 बटे 110 और 2% ब्रोकरेज मान लेते हैं सेम रेट। तो जल्दी से बता दो 10 बटे क्या करूं, बताओ बेटे। ऑनलाइन ऑनलाइन जल्दी से सब बच्चों का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बताओ 10 बटे क्या। 100 का डिबेंचर 110 का इशू किया, 2% ब्रोकरेज है, जल्दी से बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा। 107.8 into 100। बोलो बेटे। ठीक है, मेरा अगला मुद्दा, जब मैंने 100 का डिबेंचर 110 का इशू किया तो ब्याज किस पे लगेगा। हालांकि मैं तो लिख चुका हूं आंसर, तो अब 100 पर या 110 पर। 100 पर। ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पर होता है। सर ऐसा क्यों होता है बेटे, इसकी बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा आगे जाकर। ये बहुत गहन मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आखिर ऐसा क्यों करती है कंपनी। 100 का डिबेंचर 110 का क्यों देती है, 90 का क्यों देती है, क्या कारण होते हैं, और ब्याज 100 पे क्यों लगता है। फिलहाल ये समझो, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर ही मिलता है। ठीक है, अगर वो मार्केट वैल्यू पे मिलता फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। मैं 100 रुपये का डिवेंचर कंपनी से खरीदता और जान के अपने भाई को 500 का बेच देता, कंपनी का 500 ब्याज देगी। कंपनी ने 100 रुपये का बेचा है, फेस वैल्यू पे बिकेगा हमेशा, फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट होगा हमेशा। ये मैं नोट लिखवाऊंगा अभी आपको सारे, मुद्दा पूरा हो जाए उसके बाद लिखवाऊंगा कुछ चीज़ें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अगला मुद्दा, इस मुद्दे को ज़रा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि बेटे अभी आपको इनकम टैक्स का नॉलेज नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा इस मुद्दे को ध्यान से बताना पड़ेगा। और बड़े ध्यान से एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि ये रख लो, ये इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, उनके जो भी है दे देना बच्चों। जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बच्चों मैंने डिवेंचर इशू किया 100 रुपये का, भूल जाओ भी ब्रोकरेज ब्रोकरेज उसको, प्रीमियम को, डिस्काउंट को, वो सब मुद्दे डिस्कस हो चुके, वो सारे मुद्दे डिस्कस हो चुके। अभी तो फिलहाल मैं 100 रुपये पकड़ रहा हूँ एक बार, डिनोमिनेटर 100। अब मेरे को बात करनी है मेन न्यूमिनेटर की, मुद्दा अब हमारा वो है। मैंने 10 रुपये ब्याज दिया, 100 रुपये इस्तेमाल किए, और 10 रुपये क्या दिया बेटे, ब्याज दिया। ठीक है, जब मैं इन लोगों को, जैसे मैं ऐसे कहता हूं, प्रैक्टिकली समझना, ये कंपनी है, ये कंपनी है, इसने 10 रुपये ब्याज दिया डिवेंचर होल्डर को, इनको 10 रुपये दे दिए। ठीक है, इनकम टैक्स का रेट है 30%। क्या होता है इनकम टैक्स, इनकम पर लगता है टैक्स। बस फिलहाल तो ये समझो आप, कंपनी जो भी कमाती है, जो भी इनकम कमाती है, उस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स। अगर कंपनी बेटे 1000 रुपये कमाती है, या मैं कहता हूं चलो 40 रुपये कमाती है, सपोज करो कंपनी मान लो 40 रुपये कमाती है, मेरा मुद्दा ये है कि वो टैक्स 40 पर देगी या 10 रुपये ब्याज भी घटाएगी और 30 पर देगी।
सोच के देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 40, टैक्स 40 पर देना होता होगा या 30 पर? 30 पर। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो जब कंपनी अपनी इनकम कंप्यूट करती है तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं बेटा तू ब्याज लेस कर ले, कोई बात नहीं, क्योंकि वो तेरा खर्चा ही तो है, हम तुझसे नेट इनकम पे टैक्स लेंगे। यानी वो किसका 30% मांगेंगे? 30 रुपए का 9 रुपए। ठीक है। अब कंपनी दिमाग लगा रही है कि अगर हम इनको 10 रुपए देते हैं तो हमारे 3 रुपए बचते भी तो हैं इनकम टैक्स के। कैसे? अगर ये 10 रुपए ब्याज ना देना होता तो टैक्स इस पे लगता, का 30% कितना बैठता, अब कितना देना पड़ रहा है? इसका मतलब जितना हम ब्याज देंगे उसका 30% टैक्स भी तो बचेगा। पहले बताओ बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा पक्का। तो कंपनी कहती है हमारी कॉस्ट 10 रुपए थोड़ी ना आई, हमारी कॉस्ट तो 7 रुपए आई। बेशक हमने इन लोगों को 10 रुपए दिए, लेकिन इनको देने के चक्कर में यहां भी तो 3 रुपए बच गए। और नेट कॉस्ट क्या पड़ी हमें? 7। 7। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई या नहीं? डाउट पूछो, बताओ बेटे। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ गई तो यस लिख के भेजो, वरना नो लिख के भेजो। राइट, बात समझ में आ गई। यानी बेटे मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इंटरेस्ट देता हूं 10 रुपए और मेरा टैक्स का रेट 30% है तो मेरी वास्तव में कॉस्ट 70% पड़ी मुझे, यानी 1 माइनस 0.3 0.7 पड़ी। तो 10 रुपए का 70% या 0.7 7 रुपए पड़ी, डिवाइड बाय जितना पैसा इस्तेमाल किया। ठीक है। एक बच्चा खड़ा हो गया, क्या नाम है बेटे? अश्वनी। अश्विनी भाई कहते हैं सर क्या बोल रहे हो यार? अरे यार वैसे खड़ा नहीं होना, बैठो आराम से। अश्विनी ने कहा कि सर क्या बोल रहे हो, आज तक हमने 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। भाई वहां तो हमें बोला जाता था डिबेंचर 10% ब्याज, हमें 1 लाख का 10% निकाल देते थे। कोई हमसे पूछता कि कॉस्ट कितनी, हम 1 लाख ही बोलते, परसेंटेज पूछता तो हम 10% ही बोलते। बताओ 11th में कुछ बोलते? ये क्या पढ़ाना शुरू कर दिया आपने आज? कॉस्ट तो 10% है, ये 7 क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा बेटे नजरिए का फर्क है। कहते हैं सर नजरिया बोल बोल के आप बेवकूफ तो नहीं बना रहे हमको। मैंने कहा नहीं, बात सुनो पहले पूरी ध्यान से। मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर मैं ये ब्याज की जगह डिविडेंड देता 10 रुपए, तो क्या इनकम टैक्स वाले 30 पे इनकम टैक्स निकालते या 40 पर? 40 पर, और 30 पे ना निकालते। ठीक है। अब बड़े ध्यान से जो बोलने जा रहा हूँ सुनना। हालांकि कोई पढ़ाता नहीं है इस चीज को, कोई नहीं पढ़ाता आपको, क्योंकि सबको बात समझ में आ ही चुकी थी। मैं आगे बढ़ जाता आराम से, फॉर्मूला लिखवा के काम खत्म। लेकिन दिमाग चलना चाहिए, मुद्दे की बात समझो क्या बोल रहा हूँ। बेटे ऐसा है, हम चैप्टर पता है कर क्या रहे हैं वास्तव में? चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम ये देखेंगे इक्विटी की कॉस्ट कितनी, प्रेफरेंस की कितनी,
और डिबेंचर की कितनी, रिजर्व भूल जाओ एक बार के लिए, डिबेंचर की कितनी। और हम फिर तीनों को कंपेयर करेंगे, किसकी कॉस्ट कम, किसकी कॉस्ट। और जब हम कंपेयर करेंगे फिर ये चीज क्या हमें चेक नहीं करनी चाहिए, इस पर तो टैक्स नहीं बच रहा, इस पर टैक्स नहीं बच रहा, लेकिन इस पर, अब तो हर चीज देखेंगे ना, कंपेयर हो रहा है ना दोस्त, इन दो पर टैक्स नहीं बच रहा, इस पर, इसलिए मुझे इसमें स्पेसिफिक करके दिखाना पड़ा। अगर तीनों पे ना बच रहा होता तो फिर तो मुद्दा ही नहीं था कोई। गवर्नमेंट कहती ना इंटरेस्ट वाले केस में भी आप टैक्स 40 पे दो, या तीनों पर बच रहा होता मैं तब भी ना छेड़ता ये पॉइंट। तो फिर बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने, अगर तीनों पर भी बच रहा होता मैं तब भी ये पॉइंट ना छेड़ता। दो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दोनों की फीस सेम है, तो मुद्दा तो फीस का है ही नहीं ना, मुद्दा फीस का है ही नहीं। जब तीनों में ही टैक्स बच रहा है तो मुद्दा फिर टैक्स का होता ही ना, ठीक है ना। 11th-12th में आप कंपेयर नहीं करते थे कॉस्ट को, अलग अलग बताया जाता था, हाँ भाई ठीक है उसकी कॉस्ट इतनी, वहां ये नहीं, कॉस्ट की बात ही नहीं होती थी। यहाँ पे रियल ग्राउंड पे बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, पैसे की, रियल पैसे की। तो यहाँ तो क्या बात होगी, 10 रुपए देंगे, 3 रुपए बचेंगे भी भैया, लेकिन अगर डिविडेंड के नाम का 10 रुपए देंगे तो कोई 3 रुपए नहीं बचने वाले। तो यहाँ तो रियल में 7 जा रहा है और वहां रियल में 10 ही जा रहा है, समझ गए क्यों मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ आज पहली बार, जो 11th-12th में कभी नहीं हुई। हालांकि बात तो अगर मैं ये ना समझाता तभी समझ में आ गई थी आपको, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की। बेटे फॉर्मूले नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है इस दुनिया में, कोई फॉर्मूला ना कॉस्टिंग में रटने की जरूरत, एक्सेप्ट एक फॉर्मूला बॉमल मॉडल, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट आ रहा है, बस अकेला और लास्ट फॉर्मूला है जो मुझे रटवाना पड़ता है। बस वो पहली 2 क्लास में ही होता है तो वो मजबूरी है, बस वो अकेला और पहला और लास्ट फॉर्मूला है जो रटवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट है बस। आइए देखते हैं। आई 10 रुपए, 1 माइनस, इससे आंसर क्या आ जाएगा, टैक्स बचने के बाद कितना नेट कॉस्ट, 7 रुपए, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, डिवाइड बाय 88.2, 107.8, 100 या 98, जो पैसा मेरे हाथ में आया खत्म। नीचे वाले का तो एक ही रूल है, मेरे हाथ में पैसा कितना आया, और ब्रोकरेज का केवल एक ही रूल है, कलेक्शन पर लगेगा, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करो पूरा। अब लिखो नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस ब्रोकरेज, माइनस ब्रोकरेज। और इशू प्राइस क्या हो सकता है ये भी लिख लो, इशू प्राइस 100 रुपये भी हो सकता है बार, 90 भी हो सकता है डिस्काउंट, और 110 भी हो सकता है प्रीमियम। इशू प्राइस का मतलब 100 रुपये मतलब है ना, इशू का मतलब जितने में वास्तव में इशू करोगे। भाई मैं जहाँ मुझे लिख दिया नीचे, 100 में या 90 में या 110 में, डिस्काउंट पार या प्रीमियम पर। ब्रोकरेज नीचे नोट डालो स्टार डाल के, ब्रोकरेज हमेशा किस पर लगेगी, इशू प्राइस पर। लिखो क्लियर, ब्रोकरेज शैल बी कलेक्टेड ऑन इशू प्राइस, दैट इज, ब्रैकेट में लिख लो बेशक, 100/90/110, अपनी समझ के लिए है ये, 100/90/110, जो वास्तव में इशू किया ब्रोकरेज उस पर लगेगी। एक और नोट डालो, इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन फेस वैल्यू,
इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर लगेगा। ठीक है, कितनी है जी फेस वैल्यू? 100, ब्रैकेट में लिख लो 100। एक एग्जांपल है सिर्फ 100। समझ गए मेरी बात? मतलब मैंने जो पढ़ाया उससे ताकि इंटरलिंक कर पाओ आप, इसलिए लिखवा दिया ब्रैकेट में 100। ये आप बोलो 100 ही करेंगे, 10 रुपए को 100 मान लो, कहीं भरोसा नहीं है आप लोगों का। ठीक है ना? चलिए, कलाकार एक से एक हैं। अच्छा, अब मुद्दे की एक और बात छोटी सी और लास्ट बात, बस फिर सवाल स्टार्ट करते हैं और फिर कराऊंगा रिडीमेबल डिवेंचर। अगर आप इजाज़त देंगे तो आज ही शुरू कर दूंगा, और इजाज़त नहीं देंगे तो मैं छोड़ भी दूंगा। ठीक है, चलिए। आधे सोच रहे होंगे इजाज़त हम क्यों देंगे, सुनिए ध्यान से। बेटे, एक कंपनी ने 100 रुपए वाले, ध्यान से बिल्कुल, 10,000 डिवेंचर इशू किए। यानी कितने पैसे कलेक्ट हो गए? 100 रुपए वाले 10,000, 10 लाख। ब्याज का रेट है 10%, ब्रोकरेज का है 2%। तो हाथ में कितने आए? ब्याज कितना? 10। आए ना? अगर मैं 10 लाख में कंप्यूट करूं तो हाथ में कितने आए? और ब्याज कितना? 1 लाख। ठीक है, आप चाहे अपनी कंप्यूटेशन इंडिविजुअल शेयर पे करें, चाहे सारे पे कर लें, क्या फर्क पड़ता है? परसेंटेज नॉर्म सेम ही आएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा एक पर करें, क्योंकि क्यों फालतू कैलकुलेशन करोगे? 100 रुपए को पकड़ लो और 10 रुपए को पकड़ लो। क्यों आप 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं कितने लिख दे, वो तो काउंट करते रहो बैठ के, जीरो, क्या फायदा? वो कल को ये बोले 10 लाख डिवेंचर इशू किए 100 रुपए वाले, तो आप जीरो में गड़बड़ कर जाओगे। तो 10 रुपए, 100 रुपए को पकड़ लो बस। मैं ये नहीं कह रहा आप ये पकड़ नहीं सकते, ये भी ठीक है। दोनों एक ही आएगा आंसर, दिखाई दिया मैंने आपको। 10, 1, चाहे आप 10/98 करें, चाहे 1 लाख/980 करें, तो जीरो जीरो कट के तो वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1। आंसर आप ही दे देना है साहब। एक कंपनी ने पता नहीं कितने के डिवेंचर इशू किए, क्या रकम है मुझे नहीं पता, 10 लाख है, 10 करोड़ है, जो भी है। ठीक है, डिवेंचर कितने वाले हैं? 16% वाले। 100 रुपए का एक है, मेरा मुद्दा तो है ये, 16% और 100 रुपए। टैक्स का रेट है 35%, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा 30% आएगा। ये पुराने क्वेश्चन है बेटे, किसी जमाने में 35 हुआ करता था। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। वो आफ्टर टैक्स ही निकलेगी। इफ डिवेंचर आर इशूड, पहला केस 100 रुपए का, दूसरा केस 90 रुपए का, 10% डिस्काउंट, और तीसरा केस 110 रुपए का। बताओ बेटे, पहला मुद्दा, फॉर्मूला क्या है? आई, बताओ बेटे, आई कितना, टी कितना, 0.35। कोई समस्या? डिवाइड बाय 100, सेकेंड आंसर, और थर्ड आंसर। क्यों दिमाग खराब करूं अपना अलग अलग करके? आपको बात समझ में आनी चाहिए, आ गई, समझ गए? चलो एक काम करते हैं, अगर मैं कह दूं इन सारे क्वेश्चन में 2% ब्रोकरेज भी है, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं, ऊपर तो वही रहेगा।
बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है अगर ब्रोकरेज पे हो 2%, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालो अगर वो पार पे इशू किया हो। ये वाला हो गया, ये वाला केस बोला है। सारे ही बोल सकता था, पार पे इशू किया हो। उल्टा पार में तो ब्रोकरेज बच्चे गलती नहीं करेंगे, प्रीमियम में पूछे तब गलती करेंगे ये बच्चे, क्योंकि कोई बच्चा 100 पे निकाल के आएगा। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? बोलो बेटे। नेक्स्ट, अच्छा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरे पे कर दिया, मैंने अलग अलग कर दिया। मैंने एक को पकड़ लिया, इन्होंने पूरे को पकड़ लिया। मैंने जानबूझ के एक को पकड़ा है क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ से आप अलग देख लोगे, और मैंने अलग बता दिया तो दोनों मैच हो गए। ठीक है, चलिए रिडीमेबल डिवेंचर, आ जाऊं मुद्दे पर, आ जाऊं बोलो। ठीक है, एसी ऑन करो यार जरा, गर्मी हो गई है बड़ी। अगली हेडिंग, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिवेंचर। फॉर्मूला लिखिए, आई 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं देख रहा था आप लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। ठीक है, हाँ, मैं देख रहा था कि मेरी गलती पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते, कुछ सुन भी रहा है मेरी बातें अच्छे से नहीं। हाँ, मैं यही चेक कर रहा था बस। रिडीमेबल डिवेंचर, ठीक है बेटे। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। हाँ तविशा बिल्कुल ठीक है जी। आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन अपॉन आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। अरे बाप रे, इनटू में 100। मेरे को लगता है बाकी सारी टर्म तो क्लियर है। मुद्दा है आरवी और मुद्दा है एन। एन है नंबर ऑफ ईयर, और आरवी है रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है, रिडीमेबल वैल्यू स्टार डाल के लिख लो। अगर ये अपने मुद्दे हैं, ये अपना मुद्दा है तो हिंदी में लिखो, एसएमएस वाली भाषा में लिखो, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, ऐसे लिखा करो, है ना। सिंपल भाषा में कैसे लिखोगे कि जो रिडीमेबल वैल्यू है अगर क्वेश्चन में ना दी हो तो हम एट पार रिडीम मानेंगे, कि पार पर ही रिडीम हुआ। ऐसे लिखो, अगर क्वेश्चन में रिडीमेबल वैल्यू ना दी हो तो हम उसे एट पार पर रिडीम, पार वैल्यू पर रिडीम मानेंगे। ठीक है, और ऐसे लिखा करो, अगर एसएमएस ऐसे यूज करते हो ना आप मेरे हिसाब से, वो ये तो नहीं लिखता ना कि व्हाट आर यू डूइंग। एसएमएस तो कभी नहीं लिखते आप लोग ऐसा, कैसे लिखते हो, क्या कर रही है यार, और क्या चल रहा है ना। तो ऐसे लिखा करो बस अपने समझने के लिए भी, एट पार रिडीम मानेंगे कि पार वैल्यू पे रिडीम हुआ। सिंपल है, बोलो बेटे। चलिए अब करते हैं मुद्दे की बात। ये तो फॉर्मूला था, वो तो था। अब आ जाइए, ये बला क्या है, ध्यान से सुनना। बेटे मैंने एक डिवेंचर इशू किए 100 रुपए के, कंपनी ने डिवेंचर इशू किए 100 रुपए के, बड़े 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 ध्यान से।
और कंपनी कहती है ब्रोकर ब्रोकर सब भूल जाओ एक बार, मुद्दे की बात तो हमारी रिडीमेबल और इरिडीमेबल है ना, मुद्दे की बात टैक्स वैक्स नहीं है। 100 रुपये ब्रोकरेज, ठीक है, और सॉरी 100 रुपये का डिवेंचर इशू किया और कंपनी कहती है हम इसे रिडीम करेंगे 110 पर 10 साल बाद, और ब्याज देंगे हर साल 10%। मुद्दे की बात समझ में आ गई? बेटे मैंने सब बच्चों को म्यूट कर दिया है, ठीक है। हाँ जी बेटे, ठीक है। तो 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया, जरा सोच के देखना, 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया और 10 साल बाद वापस कितने करने हैं? 110, और ब्याज तो देना ही देना है। एक बार इनकम टैक्स भी भूल जाओ, ब्रोकरेज भी भूल जाओ, क्योंकि मुद्दा हमारा दोनों नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ कंपनी की कॉस्ट क्या पड़ रही है, पहला मुद्दा। हर साल 10 रुपये दे रहा हूं, बोलो। कंपनी ये भी तो बोलेगी कि यार 100 रुपये लिए हैं, वापस करने हैं 100, और 10 साल में 10 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो हर साल 1 रुपये फालतू पड़ गया जेब से। बेशक उसका नाम ब्याज नहीं है, पैसा तो जा रहा है ना। एफएम हमेशा रियल पैसे पे चलती है, नामों पर नहीं चलती, रियल फंड पे चलती है। हर साल आप सिंकिंग फंड में डालोगे पैसा, डालते हो ना, पढ़ा ना बचपन में, हाँ है ना। ये क्या कहता है, कहता है 10 रुपये तो हर साल लगेंगे ही, प्लस 10 रुपये और कॉस्ट आएगी 10 साल की, तो हर साल 1 रुपये का नुकसान हो गया। ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, सिंपल सी को बात है यार, 100 की जगह 110 दूंगा 10 साल बाद, तो हर साल 1 रुपया फालतू पड़ गया जेब से। क्या मुद्दा है इसमें बताओ? 10 रुपये ब्याज है, 10 रुपये ब्याज है, और 1 रुपया एक्स्ट्रा देना है, हाँ या ना। आई थिंक कॉस्ट 11 रुपये आ गई। क्या यहाँ पे कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो? किसी बच्चे को डाउट हो? नहीं। अब मुद्दा आता है हम कितना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। बताओ बेटे कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, सोचो। 100, बोलो 100, खुल के बोलो यार। हाँ, मैंने आपसे 100 रुपये उठाए, कितने रुपये इस्तेमाल कर रहा हूँ? 100। मन की बात बोल दिया करो ना, कितने इस्तेमाल कर रहा हूँ? 100 यार, और क्या इसमें गलत क्या है? क्यों बेटे 99 क्यों? हाँ हाँ, हाँ हाँ बेटे, वो तो बाद में दूंगा यार 1 रुपया तो। अभी सुनो बात ध्यान से, मैं तो उल्टा बोलने वाला हूँ कुछ, ध्यान सुनना मेरी बात।
अब अगले साल पता है कितने रुपए इस्तेमाल कर रहा हूं मैं उनके? 101 अगले साल। क्यों? सुनो बात ध्यान से मेरी, और प्रैक्टिकल सोचना। अगर कोई फंड मैंने खर्चा बुक कर लिया और वो दिया नहीं है, एक काम करो, अकाउंटेंट की तरह सोचो जरा। बैलेंस शीट है, 100 रुपए की डिवेंचर इश्यू की है, लायबिलिटी कितनी? 100। अगले साल 1 रुपया खर्चा बुक कर लिया ना? नहीं, ये वाला खर्चा बुक कर लिया, तभी तो मैंने ये कब बोला है कि 10 की जगह खर्चा कितना है? 11। खर्चा कितना है? ये 10 रुपए तो मैंने साथ साथ दे दिए होंगे उनको। क्या ये 1 रुपया दिया? नहीं दिया। अब दूंगा 10 साल बाद, तो अगले साल तो मैं उनके 101 इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसका मतलब। क्योंकि 1 रुपया खर्चा तो बुक कर लिया, लेकिन उनको देना बचा हुआ है, तो भाई लायबिलिटी तो हो गई ना। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस होती है, बिल्कुल उसी सेंस से। अगर ये मैं इंटरेस्ट भी ना देता, सोचो, तो मैं 111 इस्तेमाल करता अगले साल। अगर मैं इंटरेस्ट भी ना देता, उनका क्या कितना पैसा इस्तेमाल करता? मैं फिर बोल रहा हूँ, नाम पर मत जाना कि उस 1 रुपए का नाम इंटरेस्ट है, या उस 1 रुपए का नाम प्रीमियम है, उस 1 रुपए का नाम कुछ भी है। वो 1 रुपया मेरा इस साल का खर्चा है, और वो मैं दूंगा 10 साल बाद। अगले साल उनका 101 रुपया इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। उससे अगले साल, उससे अगले साल, ऐसे ही होगा। एवरेज निकाल लो, 105 आएगा। एवरेज इस्तेमाल कितना आएगा? ना 100 ना 110, कितना आएगा एवरेज इस्तेमाल? ये एवरेज तो हमने उसमें ही पढ़ा था, स्टॉक वाले एग्जाम्पल में। एवरेज कितना ऐसे तो किया था, पहले दिन इतने यूनिट, दूसरे दिन इतने यूनिट, तीसरे दिन इतने यूनिट, 1/2 इंटू सी, इंटू 1/2 इंटू ये क्यू इंटू सी। याद आया? तो नीचे में मुझे 105 लिखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपये प्लस 110 रुपये डिवाइड बाय इस्तेमाल कितने? क्या फॉर्मूला है? यही तो है, यही तो है। ठीक है, ये एवरेज इस्तेमाल। अपने समझने के लिए कोई लिखना चाहे बच्चा तो ये लिख सकता है, इसका मतलब है एवरेज पैसा इस्तेमाल कितना किया। इसका मतलब है 10 रुपये ब्याज दे दिया, इसका मतलब है 1 रुपया खर्चा बुक कर लिया। और अपने समझने के लिए कुछ भी लिख लो यार, आप लिख लिया करो बेशक, साथ साथ लिख लिया करो बेटे, दिक्कत नहीं आती फिर आगे जाके फ्यूचर में। फॉर्मूले बाद में रटे तो जाएंगे, समझे नहीं जाएंगे। समझने हैं तो आज ही नोट कर लो चीजों को, ये क्या था, ये क्या था, और नीचे वाला क्या है। बस केवल इतना सा मुद्दा है। बताओ इसमें क्या समस्या है? है कोई बेटे समस्या? समझ में आ गई बात अच्छे से? अब बेटे मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि कई बार ना इंस्टीट्यूट भी एक कुछ गलतियां कर जाता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा गलत पढ़ाया है सर? क्यों गलत क्यों पढ़ाया है? सुनो बेटे सुनो, सच्चाई बताता हूं। कई बार ना गलत थोड़ा सा पढ़ाना मजबूरी हो जाती है। क्या मजबूरी है वो सुनो। एक बच्चे ने ये पूछा, सर एक बात बताओ, ये जो 10 रुपये खर्चा है, इनकम टैक्स वाले कहते हैं इनकम टैक्स दे दो 30 पर। किस पे दे दो? 30 पर। 40 की जगह 30 पर दे दो। सर क्या वो ये नहीं कहते 29 पर दे दो? क्या ये 1 रुपया इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होता? अगर मेरा आंसर है हाँ अलाउड होता है, तो मुझे यहाँ भी 1 - 3 करना चाहिए था, या इस टोटल भी कर देता, बात तो एक ही है। मुझे यहाँ भी 1 - 3 लिखना चाहिए था। और अगर ये 1 रुपया इनकम टैक्स में खर्चा अलाउड नहीं होता,
तो फिर यही ठीक है जो मैंने किया। ठीक है, वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये खर्चा अलाउड होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि ये खर्चा अलाउड है। ठीक है, उससे पहले जो क्वेश्चन थे हमारे वो तो ऐसे ही थे। अब बाद में क्या होने चाहिए थे, लेकिन एफएम के टीचर को नहीं पता कि ऐसा कोई डिसीजन स्टडी मेट में आज भी क्या चल रहा है, यही चल रहा है मेजोरिटी में। समझ रहे हो, यही चल रहा है। आईसीडब्ल्यू वालों ने ठीक कर दिया अपने स्टडी मेट में। और फिर एक मजे की बात बताता हूं, उस लेवल पे लेके जा रहा हूं पहले ही दिन। ये गड़बड़ इंस्टीट्यूट से भी होती है बेटे। यहां पे ना एक सेकंड होल्ड करो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।